Hi students. Today we are talk about very interesting concept, that is cell. So friends, can I ask you some questions? आप अपने आसपास क्या चीजें देखते हैं? मतलब कि आकाश है, दुनिया है, ये सब चीज आप देखते हैं, आपको पता है all things are made up of some things. In chemistry we learn that जो कुछ भी चीजें बनी गई है वो कुछ ना कुछ एटम से या मोलेक्यूल्स से बनी हुई होती है. सो आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. वो कहानी है प्रिंस चार्ल्स टू की. तो जब चार्ल्स टू का राज था, देयर इज सम साइंटिस्ट लाइक रॉबर्ट हुक हुआ था, और रॉबर्ट हुक अपनी लैब में बैठे बैठे सब चीज का ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे. वैसे पड़ी हुई सभी चीज के ऑब्जर्वेशंस करते करते उसके टेबल पर जब एक कोन, यानी कि वो जो पेड़ की छाल होती है, वो बाहरी कवच होता है, वो उसको उसने लिया और माइक्रोस्कोप में देखा. तो उसे वहां पर क्या मिला? रॉबर्ट हुक ने देखा कि एक हनीकॉम्ब जैसा, एक लाइक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर ही सो लाइक दिस. सो रॉबर्ट हुक, उसे बहुत सम्मानित किया गया इस खोज के बाद. ही सेड दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम ए सेल. उसने सेल क्यों बोला? क्योंकि ये जो कॉर्क की स्लाइस थी उसमें उसने हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ऐसे सेल्स देखे, लाइक हमारा जो रूम होता है ऐसे सेल्स देखे. उसके बाद ल्यूवेन हॉक ने जब वो ऑब्जर्विंग कर रहे थे पॉन्ड वाटर का, जो तालाब में वाटर होता है उसका वो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, इन 1674 he saw a living organism in pond water. So जब रॉबर्ट हुक ने एक्सपेरिमेंट किया था, he has a dead cell. जो वृक्ष की जो बार्क होती है वो डेड सेल थी, इसीलिए उसे पता नहीं चला कि ये सेल्स लिविंग होते हैं. पर ल्यूवेन हुक ने बोला कि ये सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है. सो आफ्टर इट्स रॉबर्ट ब्राउन वाज ऑब्जर्विंग ए सेल, ही सॉ समथिंग लाइक दिस. रॉबर्ट हुक ने तो सिर्फ सेल्स ही देखा था, पर Robert Brown, when he was doing under microscope, यानी कि बहुत साल, 100 साल जैसा वक्त गुजर चुका था, 100 साल से 150 साल ज्यादा. सो माइक्रोस्कोप भी पावरफुल हो गया था, इसीलिए उसने देखा कि इस सेल के बीच में बहुत डार्क पार्ट होता है. दिस डार्क पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस. So he tell this a nucleus. So रॉबर्ट हुक को वो नहीं दिखा क्योंकि वो डेड सेल थी. ये भी हो सकता है, और उसके पास माइक्रोस्कोप भी अच्छा नहीं था, ये भी हो सकता है. लेकिन आफ्टर इट्स रॉबर्ट ब्राउन ने, इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन की और एक डिस्कवरी आती है केमिस्ट्री में, ब्राउनियन मोशन. सो उसके पास 2 डिस्कवरी. फिर उराडन ने 1835 में एक चीज देखी, जो न्यूक्लियस के आसपास सेल के अंदर उसने कुछ मटेरियल देखा. ये मटेरियल को उसने सार्कोट बोला. लेकिन उसके बाद जब परकिंजे ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, जब उसने भी ये देखा जो सार्कोट बोला जाता था, उसे उसने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म. सो दिस प्रोटोप्लाज्म इज जस्ट लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर. उसके बाद स्लाइडन और स्वर्ण आए. तो स्लाइडन और स्वर्ण ने काम करते करते एक सेल थियरी बनी, और उसने सेल्स के अंदर और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उसके अलावा और ऑर्गेनिज्म होते हैं. और स्लाइडन और स्वर्ण ने 3 चीजें बताई. क्या थी वो 3 चीजें? पहली ये थी कि
सब ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से बनी होती है। दूसरी ये थी कि ऑल सेल है, सब सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और फिर दूसरी चीज बताई कि एक सेल जब दूसरे सेल को बनाता है, व्हेन ए सेल इज मेड अप फ्रॉम अनदर प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे केमिस्ट्री में एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सब चीजें बनी हुई है, इसी तरह से द फंडामेंटल यूनिट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है सेल। सेल कंबाइन होते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू एक साथ मिलकर मसल्स बनाते हैं और मसल्स कम टुगेदर एंड मेक एन ऑर्गन एंड ऑल ऑर्गन आर fit in one system like humans, dogs. So these have a many cell. तो organisms दो टाइप के होते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। सो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल होता है, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, इन सब में सिर्फ एक सेल होता है। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि पक्षी है, सब जानवर है, काऊ, डॉग, फ्रॉग, सब प्लांट्स है, ह्यूमंस है, ये सब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक से बहुत तरह के सेल्स होते हैं। सो सबसे बड़ा सेल जो बताया गया है वो है ऑस्ट्रिच का एग। जो चिकन्स के एग होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, उसमें से दो सेल डिवाइड होते हैं, वैसे 4 होते हैं, 8 होते हैं, 32 होते हैं, 64 होते हैं। ऐसे एक पूरा सिस्टम और ऑर्गन और टिश्यू बनाया जाता है। जैसे कि सब सब्सटेंस और एलिमेंट, जैसे कि केमिस्ट्री में सब एलिमेंट्स और जैसे कि बोला उसे इस तरह से सेल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेन्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। सो एक सेल है, आपको सेल्स बताने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर मैं कोई फैक्ट्री बनाना चाहूँ, एक कंपनी डालना चाहूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? तो सबसे पहले मुझे कोई जगह खरीदनी होगी। जैसे कि मैंने अपने घर के पास एक प्लॉट खरीदा। सो घर के पास क्यों खरीदा? जस्ट लाइक आई हैव टू इजीली अप एंड डाउन देयर। सो एक प्लॉट खरीदा। अब कंपनी के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले एक वहां पर जो मेरी कंपनी में सब चीजों को कंट्रोल कर सके ऐसा एक कोई आदमी ढूंढना पड़ेगा, जो मेरी कंपनी में जो चीज बनती है, अंदर आती है, बाहर जाती है, क्या कुछ कैसे होता है, वो सब कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट दिखाई। तो सेल्स में बेसिकली ऐसा ही होता है। इन सेल देयर इज एन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज define what to do and what not to do and how to do it. So all things have decided by nucleus. जब मैंने ये प्लॉट खरीदा था कंपनी के लिए, तो मैंने इसके अराउंड, अगर प्लॉट मैंने खरीदा तो उसकी बाउंड्री का मुझे कुछ बनाना पड़ेगा या सिक्योरिटी बिठानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? या वहां पर मैंने कोई बैरिकेड बना दिया। ये क्या होता है? जो होता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि ये एक एनिमल सेल है। सो एनिमल सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, जिससे वो
आउटसाइड और बाहर की चीजों से वो उसे उसकी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट आउटसाइड एनवायरमेंट एंड आउटसाइड सम डेंजरस वायरस लाइक कोरोना वायरस. So the cell wall have to protect the cell. After that, so अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि कंपनी इसकी मैं सोच रहा था आइसक्रीम की कंपनी डालूं. सो आइसक्रीम बनाने के लिए मुझे काफी चीजें चाहिए होंगी, जैसे कि मिल्क है, शुगर है, चॉकलेट्स है और सम अदर फ्लेवर लाइक स्ट्रॉबेरीज है. सो उसके लिए क्या करना होगा? सो कोई ऐसी चीज तो चाहिए जो वो सब कुछ कंट्रोल कर सके. सो इसके लिए क्या होता है? एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस को घेरे हुए होता है. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इज आल्सो एब्रिविएटेड एज ER. सो न्यूक्लियस है तो सब चीज कंट्रोल करता है. न्यूक्लियस के अंदर और एक न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स बनाए जाते हैं. ये राइबोसोम्स न्यूक्लियस से जब बाहर निकलते हैं तब ये राइबोसोम्स या तो साइटोप्लाज्म के अंदर घूमेंगे, जो यहाँ पर जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसके अंदर घूमेंगे, और इसके अलावा क्या होगा कि जो ये ER है इससे अटैच होंगे. सो ये जो राइबोसोम्स है वो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस इस राइबोसोम्स की वजह से ही होता है. सो ये राइबोसोम्स है जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, सो अटैच होते हैं ना, इज नोन एज रफ ER and second one is known as smooth ER. So rough ER has an ribosomes attached to it. Smooth ER have not ribosomes attached to it. After it कंपनी बनाई है तो उसमें काम करने वाले लोग भी चाहिए होंगे. सो उसका काम कौन करता है? ये गोल्गी एपरेटस होता है. जो लिपिड्स और प्रोटीन यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाए जाते हैं वो गोल्गी एपरेटस, दिस इज नोन एज आल्सो गोल्गी बॉडी. सो they go through the endoplasmic reticulum. This ER has a also second one. इसका और काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का. जो कुछ भी प्रोटीन यहाँ से उधर करे जाते हैं और जो कुछ भी चीजें जो न्यूक्लियस से बाहर आती है, न्यूक्लियस के अंदर DNA सिंथेसिस और सब कुछ होता है, वो उसका ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि न्यूक्लियस से बाहर और बाहर से अंदर और बाहर किसी ऑर्गेनेल्स में एक से दूसरी जगह ले जाने का काम ER का होता है. सो यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स ने किया उसे कवर करके गोल्गी एपरेटस को भेजा जाता है. और गोल्गी एपरेटस कैसा होता है? सॉरी, दिस इज नॉट अ गोल्गी एपरेटस. सो गोल्गी एपरेटस इज seems like this is made up of balls like structure. अगर गोल्गी एपरेटस में जो प्रोटीन होता है वहां पर क्या होता है? द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन एंगल फ्रॉम. वहां पर प्रोटीन को ऐसा बनाया जाता है जैसे कि सेल्स के दूसरे पार्ट में उसका काम हो सके. सो गोल्गी एपरेटस में ऐसा कैसे होता है? उसे प्रोटीन अटैच कर दिया और कार्बोहाइड्रेट अटैच कर दिया इस प्रोटीन के साथ, सॉरी एमिनो एसिड्स अटैच कर दिए और कार्बोहाइड्रेट्स अटैच कर दिए, और ये प्रोटीन
दूसरी जगह पे जहां उसका जरूरत पड़ती है वहां पर होता है। ये जो मैंने बनाया है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आइसक्रीम की फैक्ट्री डाली थी वहां पर से हम आइसक्रीम बनाई थी, वो गोल्गी एपरेटस जैसी कोई गोल्गी एपरेटस क्या होता है कि जो आइसक्रीम बनाई गई थी उसे पैक कर दिया और उसमें फ्लेवर्स ऐड कर दिए। पर ये जो प्लास्टिक जो आइसक्रीम हम बनाने जा रहे थे या फिर हमारे सेल में जो कुछ भी काम हो रहा है, they all need some energy. Now, where is this energy come from? The powerhouse of cell is mitochondria. This is mitochondria. Then mitochondria is synthesizing ATP, amino acid triphosphate. माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का सिंथेसिस हुआ। एटीपी इज एन पावर, इसे पावर ही कह सकते हैं कि जो सेल्स को काम करने के लिए जो कुछ भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही निकलेगी। और माइटोकॉन्ड्रिया जिस सेल में बहुत ज्यादा काम होता है, जैसे कि आवर लेग्स, आवर हैंड्स, these are contains many mitochondria। जैसे कि जैसे जरूरत पड़ेगी एनर्जी की ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, और जिस सेल का वर्किंग थोड़ा कम होगा उसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया। सो आपने देख लिया। सो जैसे कि ऑर्गेनिज्म में दो टाइप है, ऐसे भी सेल के दो टाइप हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है जैसे उसे प्राइमरी सेल कहा जाता है, जिसमें क्या होता है एक सेल मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस नहीं होता और डीएनए होता है। और तीसरी चीज क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, जो कि प्रोटोप्लाज्म। ये तीन चीजें प्रोकैरियोटिक सेल में होती है। और यूकैरियोटिक सेल जो ह्यूमन बॉडी है, काउस है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, इन सब में ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये सब ऑर्गेनेल्स है जिसे जो स्पेशल काम करते हैं, स्पेशलाइज काम होता है। इसका काम जैसे कि फैक्ट्री में सबका अपना एक काम होता है, इस तरह से सेल के अंदर सब ऑर्गेनेल्स का कोई अपना अनोखा काम होगा। All these cell organelles are made of come together and made one cell, only one cell. This one cell is known as eukaryotic cell. So cell wall, the cell membrane, cytoplasm, nucleolus, nucleus, सब हम बाद में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, बट वो फिगर के साथ। लेकिन अभी ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस देख लियो। ये क्या होता है न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस किसे बोला जाता है कि जो प्लांट और एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और जो 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 प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर डीएनए होता है, लाइक कोरोना वायरस, बैक्टीरियाज, they contain DNA but they don't have any nucleus, so that is not said that so without nucleus, like एनिमल और प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो उसके अलावा न्यूक्लियर वॉल भी होती है, एक मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होती है, और उसके साथ सब ऑर्गेनेल्स होते हैं। सो हम दो तीन ऑर्गेनेल्स को के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसके स्ट्रक्चर के, उसके काम के बारे में, जिससे तुम्हें और समझने में आसानी है। ईआर समझ गए सब, जिसमें राइबोसोम सटेज होते हैं वो, और रफ ईआर है, बाकी स्मूथ ईआर है। गोल्गी बॉडी का काम देख लिया, वो पैकेजिंग करता है प्रोटीन की। लाइसोसोम्स का काम, लाइसोसोम्स
लाइसोसोम्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं। दिस लाइसोसोम्स हैज ए वर्क टू द अदर वर्स्ड ऑर्गेनेल्स, जो ऑर्गेनेल्स खराब हो गए या फिर कोई टुकड़े टुकड़े हो गया है किसी चीज की वजह से, अथवा तो सम डैमेज आ गया है किसी ऑर्गन्स को, तो वो ऑर्गन्स लाइसोसोम्स द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और एंजाइम की वजह से these organelles compound are break into debris. So also lysosomes have a second work. And in emergency, कभी कोई इमरजेंसी आ गई फैक्ट्री के अंदर, तो क्या पूरा फैक्ट्री बंद करना पड़ेगा या फिर आग लगी या कुछ हो गया तो लाइसोसोम्स का काम नहीं, ये एंजाइम ये लाइसोसोम बर्स्ट करता है, हाँ लाइक बर्स्ट साइरन बजता है, ऐसे ही लाइसोसोम बर्स्ट होता है यानी कि फट जाता है। सो ये एंजाइम पूरे सेल में फैल जाएगा और पूरा सेल डेब्रिस में ब्रेक हो जाएगा यानी कि गल जाएगा। सो लाइसोसोम्स का माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, वैक्यूल्स, this is a last topic for today, vacuoles. After it there is another topics, vacuoles. So vacuoles क्या होते हैं? vacuoles एक खाली जगह होती है, जैसे कि ये गार्बेज है लाइसोसोम्स, ऐसे ही vacuoles होता है, लेकिन लाइसोसोम्स के अंदर जैसे कि एंजाइम भरा हुआ होता है और vacuoles के अंदर जो चीज हम खाते हैं बेसिकली तो ऑक्सीजन भरा हुआ होता है। प्लांट सेल में, प्लांट सेल डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल्स होता है, इतना बड़ा होता है कि वो अपने न्यूक्लियस को भी यहाँ पर साइड में प्रेस कर देता है, इतना बड़ा वैक्यूल्स होता है और इस वैक्यूल्स के अंदर सिर्फ वाटर भरा हुआ है। सो वैक्यूल्स कंटेन ए ऑक्सीजन, ऑल्सो ग्लूकोज, ऑल्सो जो कुछ भी सेल को जरूरत पड़ेगी वो सब वैक्यूल्स के अंदर स्टोर किया जा सकता है। वो सेल में वैक्यूल्स के अंदर यानी कि जो गोदाम है कंपनी का, उसके अंदर क्या स्टोर करना है ये कौन डिसाइड करेगा? राइट, वो कौन? न्यूक्लियस यानी कि जो हेड है, एचआर है, एचआर नहीं सॉरी, यानी कि जो कंपनी का जो हेड है और वही डिसाइड करेगा गोडाउन में क्या चीज लाई जाए, क्या बाहर लाई जाए। वैसे वैसा ही काम किसका होता है? ये मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन का काम भी ऐसा होता है कि सेल्स के अंदर क्या आ जा सकता है और बाहर क्या आ जा सकता है, वो सब डिफाइन करेंगे। तो सेल का ब्रेन, ब्रेन ही कहते हैं ना, सेंट्रल सीपीयू, वो ये डिसाइड करेगा। सो इसके बाद डीएनए है और इन सब पार्ट्स के बड़े फिगर और इनका वर्किंग सब हमें अभी देखना है।